और चले आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रायपुर से एक बड़ी खबर की। गैंगस्टर मयंक सिंह की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। आज मयंक सिंह को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। तो शाम 3 से 4 बजे के बीच में हो सकती है कोर्ट में पेशी। प्रोडक्शन रिमांड पर झारखंड से रायपुर लाया गया था मयंक को, आपको बता दें। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। गैंगस्टर मयंक सिंह, ये वही गैंगस्टर है जिसने जेल में बैठकर गोली चलवाई थी, फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। व्यापारी पर हमला करने का प्रयास किया गया था। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मसले को लेकर जांच लगातार बढ़ रही है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर मयंक सिंह की पुलिस रिमांड पूरी हो चुकी है। तो आज अब मयंक सिंह को कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। शाम का ये समय है, 3 से 4 बजे के बीच में कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो प्रोडक्शन रिमांड पर झारखंड से रायपुर लाया गया था। तो अपडेट फिलहाल ये है, बड़ी जानकारी ये है कि मयंक की रिमांड जो है वो पूरी हो चुकी है और कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाम 3 से 4 बजे के बीच में कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो जो पूछताछ थी मयंक को लेकर, वो लगातार पुलिस की ओर से की गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला, झारखंड की जेल में बंद था मयंक और पुलिस झारखंड लेने गई थी, जिसके बाद रायपुर लाया गया। अब जानकारी मिल रही है कि मयंक सिंह की जो पूछताछ है, जो रिमांड है, वो फिलहाल पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, कोर्ट में पेशी होगी। तो गैंगस्टर मयंक सिंह से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। 4 दिन की पूछताछ में मयंक से मिले हैं कई अहम इनपुट। राज्यों के हिसाब से तय करता था कोडवर्ड। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमन साव गैंग का हाईटेक रंगदारी नेटवर्क का भी खुलासा हो चुका है। छत्तीसगढ़ के लिए गैंग ने जहां 29 कोड रखा हुआ था, ये कोड रखा था, कोड का इस्तेमाल इमरजेंसी में किया जाता था। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है, सिग्ना और जंगी जैसे सुरक्षित ऐप का ये तमाम लोग इस्तेमाल करते थे। ग्रुप में कोड वर्ड के जरिए सूचना साझा की जाती थी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, कोड वर्ड से मयंक को खतरे की मिलती थी खबर। तो देखिए, कब मयंक को खतरा है ये उसको जानकारी मिलती थी। गिरफ्तारी की जानकारी भी कोड ग्रुप में डाल दी जाती थी। रंगदारी के लिए इंटरनेट कॉल से रंगदारी मांगी जाती थी। मलेशिया, थाईलैंड जैसे आपको बता दें देशों से इंटरनेट कॉल आते थे। तो ये तमाम खुलासे हुए हैं जांच में, जिस तरह से मयंक को रिमांड पर लिया गया था। और मयंक से रिमांड में कई तरह के खुलासे हुए हैं। ये बड़ा खुलासा हो चुका है मयंक सिंह को लेकर। और तो चलिए, अब आपको गैंगस्टर मयंक सिंह की पूरी क्राइम कुंडली बता देते हैं कि आखिरकार किस तरह का ये था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बचपन का दोस्त गैंगस्टर अमन साव के साथ में काम करता था। इसके साथ ही आपको बता दें, गैंगस्टर अमन साव के साथ में काम करता था मयंक सिंह की ये क्राइम कुंडली आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही अजरबैजान से यहां पर प्रत्यार्पित कर भारत उसे लाया गया था। इसके साथ आप देखिए, ये भी बड़ी जानकारी कि विदेश से अपने गैंग को ये संचालित किया करता था। ये पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने है, किस तरह से लगातार पहले भी मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही आप देखिए, रायपुर में 2024 में हुए गोलीकांड में आरोपी माना जा रहा है। इसके साथ ही बड़ी जानकारी यह भी है कि अमन साव लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही राज था। तो ये बड़े खुलासे हुए हैं। इसके साथ ही ये पूरी क्राइम कुंडली आपके सामने, गैंगस्टर मयंक से जिस तरह से दहशत फैलाने का लगातार काम कर रहा था। लेकिन इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है कि अब गैंगस्टर मयंक सिंह की आज कोर्ट में पेशी होगी। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रायपुर से। नीलेश, देखिए, कोर्ट में आज पेश किया जाएगा, लेकिन बात अगर रिमांड की जाए तो क्या कुछ बड़े खुलासे हुए हैं और किस तरह की ये पूरी रिमांड? देखिए, जो बिहाफ ऑफ फॉलो के सोर्सेज से ही हमें जानकारी मिली है, क्योंकि अभी तक कोर्ट में आधिकारिक तौर पर इस बात को नहीं आएगा, तब तक कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन जो सोर्स बता रहे हैं, वो पुख्ता सोर्स बता रहे हैं। एक बता रहे हैं कि जो गैंग था वो अलग अलग राज्यों में रंगदारी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। छत्तीसगढ़ के लिए 29 कोड वर्ड जो है वो तय किया गया था। इतना ही नहीं, बातचीत के लिए जो भारत का जो आम जो कॉल नेटवर्क होता है उसका उपयोग नहीं करते थे। भारत में जो सक्रिय ऐप है, जैसे कि व्हाट्सएप है या फिर टेलीग्राम है या अन्य है, जो इसका ज्यादातर उपयोग किया जाता है कॉलिंग ऐप के लिए, अगर नॉर्मल कॉल के अलावा, तो उसका भी इस्तेमाल ये नहीं करते थे। ये दूसरे देश जैसे मलेशिया है, अफगानिस्तान है, ब्रिटेन है, जैसे अलग अलग देशों के इंटरनेट का उपयोग किया करते थे। और इनके टारगेट पर छत्तीसगढ़ के जो ये व्यापारी जिसके ऊपर हमला किया गया था, जो सीआरए ग्रुप का संचालक था, उसके अलावा भी कुछ और लोग थे।
इस बात की भी सूचना मिली है। इसके अलावा एक सूचना ये भी मिली है व्यापक स्रोतों से कि छत्तीसगढ़ में भी सक्रिय हैं या सक्रिय थे उस समय जब घटना को अंजाम दिया गया, और उनकी मदद से ही छत्तीसगढ़ में उसमें गोली चलवाने से भी मदद ली गई। इस बात का अभी खुलासा हुआ है। अब इस पूरे खुलासे मतलब इस बात जो इनपुट मिले हैं पुलिस को, जी। इसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जा सकती है, और कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस का क्या रुख होगा, क्या वो और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी या फिर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा, ये भी देखिए। बिल्कुल, उस पर नजर आप बनाकर रखेगा। जैसे ही अपडेट मिलेगी जुड़ेंगे आपसे जानकारी के लिए। बहुत शुक्रिया। और बात करेंगे गरियाबंद की। पेड़ पौधे के रखरखाव में लापरवाही सामने आई है। सहायता समूह को मिला था पौधारोपण का ठेका। निरीक्षण के दौरान दिखी लापरवाही। कई पेड़ों के गार्ड, आपको बता दें यहां पर देखिए, कई पौधे जगह से गायब हुए। तो मनरेगा विभाग ने शिकायत पर निरीक्षण किया। पौधारोपण के लिए दिए गए थे 5 लाख रुपए। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता भिड़े। महिला समूह मामले में अब जांच अधिकारी ने कार्रवाई की बात भी कही है। तो ये पूरी खबर आपको गरियाबंद से बता रहे हैं, जिस तरह से ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। पेड़ पौधों के रखरखाव में लापरवाही सामने आई। सहायता समूह को पौधारोपण का ठेका मिला था, लेकिन ठेके के नाम पर देखिए किस तरह से लापरवाही बरती गई। जिन गार्डों की यहां पर तैनाती कर दी गई थी, वो अपनी ड्यूटी से नदारद पाए गए। निरीक्षण के दौरान कई लापरवाहियां भी सामने आई हैं। तो कई पौधे भी जगह से गायब मिले हैं। मामला ये है, जो सरकार 5 लाख रुपए देते हैं पौधा वृक्षारोपण के लिए समूह के माध्यम से, और जितना फंडिंग आते हैं तो जो फंड जो लेते हैं उसका रख रखाव के लिए, जो उसका मनरेगा के तहत योजना आते हैं उसका सही उपयोग होना चाहिए, उसका सही रखरखाव, ताकि भविष्य में गांव का विकास हो और जो फल अभी से गांव में रहा है समूह के माध्यम से इसका वितरण। क्या शिकायत की थी, किसके मेरा खिलाफ? कहना है कि उसका रख रखाव उसका जो सही ढंग से नहीं हो पा रहा, तो मेरा कहना है 55 लाख जो सरकार दे रहा है उसका वंटन, उसमें रख रखाव सही होना चाहिए। सरकार का जो काम पूरा होना चाहिए। हमारे समूह के द्वारा 270 पौधे लगाए हैं, उसमें से 8-10 मृत हो गए होंगे। हम मानते हैं अपनी गलती, पर बाकी का हम लोग जैसे हमसे जानकारी मिल रही वैसे हम लोग भैया, अगर समय पर पानी नहीं डालता तो पौधा बचते क्या? नहीं बचते। हम लोग सुविधा भी नहीं है यहाँ। ग्राम पंचायत के 3 व्यक्तियों के द्वारा वृक्षारोपण के संबंध में शिकायत किया गया है कि यहाँ पे 3-4 जगहों पे जो वृक्षारोपण हुआ है वो जीवित नहीं है और उनमें जो काम किया है उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया है। इसके संबंध में शिकायत आया है, तो यहाँ पे जांच टीम आई है और जांच चल रहा है। जांच के बाद देखा जाएगा, अगर किसी प्रकार को कोई वाकई गलती पाई जाएगी, कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी उच्च न्यायालय के द्वारा निर्देश के आधार पर। ग्वालियर से खबर है, जहां राजा मानसी तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी की परीक्षा से जुड़ा हुआ एक बड़ा घोटाला सामने आ चुका है। विश्वविद्यालय ने ऐसे स्टूडेंट्स को पास कर दिया है जो परीक्षा में बैठे ही नहीं थे। अब तक ऐसे 4 मामले भी सामने आ चुके हैं। छात्रों ने मामले की शिकायत भी की, जिसके बाद विश्वविद्यालय ने रिजल्ट संशोधित किया है। जांच के बाद गड़बड़ी करने वाले 3 कर्मचारियों को परीक्षा और गोपनीय विभाग से हटा भी दिया गया है। पहले एक मामला हमारे संज्ञान में आया और जब हमने फॉइल काउंटर से देखा है तो उसमें सत्यता पाई गई। तो फिर विषय ये उठा कि ऐसे और भी प्रकरण कहीं सामने ना आए, तो माननीय कुलगुरु जी के संज्ञान में विषय लेकर आए और सारे फॉइल काउंटर से रिकॉर्ड को हमने चेक कराया। तो कुछ 2-3 विसंगतियाँ और भी पाई गई। तो संबंधित सीट का जो कर्मचारी था उसको नोटिस दिया गया, उससे पूछा गया ये लापरवाही किस स्तर पर हुई है, और उसने चूंकि गलती हुई इससे विश्वविद्यालय की छवि भी खराब हुई, पारदर्शिता भी खराब हुई। विश्वविद्यालय ने फिर इसी को ध्यान में रखते हुए संबंधित कर्मचारी को वहाँ से हटा दिया है। और माननीय कुलगुरु जी ने ये भी निर्देश दिए कि भविष्य में वो कर्मचारी परीक्षा गोपनीय में कभी भी नहीं रखे जाएंगे। खंडवा के ओमकारेश्वर में नए साल से पहले श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिल रहा है। हजारों लोग तीर्थ नगरी पहुंच रहे हैं। नए साल के मौके पर बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। नर्मदा नदी में नाव संचालन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रतिबंध लगाया गया है, अगर नियमों का देखिए कोई भी उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। खंडवा से ये पूरी खबर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से